एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा, ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा, अधरंग अथवा पैरालिसिस भी कहा जाता है। सो आइए जानते हैं व्हाट इज स्ट्रोक। ब्रेन की कोई भी ब्लड वेसल अगर अचानक से रप्चर हो जाए या उसमें क्लॉट हो जाए तो उसको स्ट्रोक कहा जाता है, ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। सो ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, इश्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्चेमिक स्ट्रोक 80% से ज़्यादा स्ट्रोक पॉपुलेशन में पाया जाता है। इश्चेमिक स्ट्रोक में ब्रेन की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाने के कारण उस एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है एंड उस एरिया के जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो डाई होने लगते हैं। सो सेकेंड टाइप है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक कम से कम 15 to 20% ऑफ स्ट्रोक पॉपुलेशन में पाया जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो वीकेंड ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं अथवा फट जाती हैं। उसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है एंड उस केस को हम ब्रेन हैमरेज बोल देते हैं। सो ये थे दो टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, इश्चेमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। ये दो टाइप्स के अलावा एक थर्ड टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको हम माइनर स्ट्रोक भी बोल देते हैं। अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स अचानक से कुछ मिनट्स में ही समाप्त होने लगे तो हम उसको ट्रांजिट इश्चेमिक अटैक अथवा माइनर स्ट्रोक बोल देते हैं। पर माइनर स्ट्रोक के केस को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर किसी पेशेंट को माइनर स्ट्रोक हो गया है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज लेवल रेगुलरली चेक करना चाहिए, बिकॉज इन पेशेंट्स में फिर से स्ट्रोक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो स्ट्रोक को बहुत ही जल्द पहचानने की बहुत ही आवश्यकता है। सो स्ट्रोक को पहचानने के लिए एक निमोनिक होता है जिसको हम फास्ट बोलते हैं। सो आइए जानते हैं फास्ट के बारे में। फास्ट में एच स्टैंड्स फॉर फेशियल एसिमेट्री। अगर पेशेंट को अचानक से लगने लगे कि उसके फेस में टेढ़ापन आ गया है, एंड ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस। अगर हम पेशेंट को बोले कि द पेशेंट हैव टू आउटस्ट्रेच हिज हैंड्स लाइक दिस, तो अचानक से उसका एक हाथ ऐसे नीचे गिरने लगे, तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि एक साइड में वीकनेस आ रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। पेशेंट कुछ बोलने की कोशिश करे और उसकी स्पीच में अचानक से लड़खड़ाहट आने लगे या पेशेंट कुछ बोल ना पाए, दिस इज थर्ड साइन। So T stands for time. If you found any of these three symptoms, then you should immediately rush fast to a nearly stroke ready hospital. So stroke ready hospital, here I means the hospital which should be at least well equipped with CT scan, MRI facilities and proper stroke management team, which includes neurologist, neurointerventionist and neurosurgeon. So it is very important to reach hospital on time if you suspect with a stroke case. So स्ट्रोक के केस में एक विंडो पीरियड होती है। अगर आप उस विंडो पीरियड में हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो शायद आप स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। वो विंडो पीरियड कम से कम 4.5 आवर्स की होती है। तो अगर हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद सबसे पहले ये डिटेक्ट किया जाता है कि आपको किस टाइप का स्ट्रोक है। इश्चेमिक स्ट्रोक के केस में हम थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन के जरिए क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये प्रोसीजर विद इन 4 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। सेकेंड प्रोसीजर इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। इस केस में ब्रेन की जो मेजर ब्लड वेसल है उसमें से क्लॉट निकाल दिया जाता है एंड दिस प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी डन विद इन 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स। सो ये जो दो प्रोसीजर हैं ये हम इश्चेमिक स्ट्रोक में ही कर सकते हैं। These can't be used in hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke में the only option is to repair the ruptured blood vessels through the operative procedure. So आइए आगे हम बात करते हैं स्ट्रोक के क्या कारण हो सकते हैं या स्ट्रोक के क्या रिस्क फैक्टर हैं। स्ट्रोक का कोई एक कारण नहीं होता, स्ट्रोक के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड सिगरेट स्मोकिंग, prolonged time alcohol consumption, inactive lifestyle, unhealthy eating habits, drug abuse and all. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी का स्ट्रोक मैनेजमेंट में क्या रोल है।
So physiotherapy is very important for the stroke management. In fact, I must say physiotherapy is equally important as that of medicines. So स्ट्रोक होने के बाद न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का स्ट्रोक इंटरवेंशन में बहुत बड़ा रोल है. न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की जाती हैं. सो इसमें हमारा सबसे प्राइमरी गोल होता है पेशेंट की बेड मोबिलिटी को इम्प्रूव करना. उसके बाद पेशेंट की सिटिंग बैलेंस को मेंटेन करके रखना. एंड जैसे कि पेशेंट को खड़े होने में एंड चलने में तकलीफ होती है, उसके लिए बैलेंस एक्सरसाइजेस एंड गेट ट्रेनिंग दी जाती है. सो टाइम के साथ साथ जैसे पेशेंट ये गोल अचीव करने लगे तो हमारा नेक्स्ट गोल होता है पेशेंट को अपनी रूटीन डेली एक्टिविटीज में वापस लेके आना. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट. सो आफ्टर दिस आई मस्ट से दैट इनिशियल जो 6 मंथ्स होते हैं स्ट्रोक के वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं. सो कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में ब्रेन की मैक्सिमम रीवायरिंग हो सकती है, इसलिए हमें इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम इस टाइम पीरियड में प्रॉपर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एज वेल एज मेडिकेशंस लेके अपनी अच्छी रिकवरी कर सकें. पर ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद रिकवरी नहीं आएगी. रिकवरी तो 4-5 ईयर्स के बाद भी आती रहती है, पर रिकवरी का जो कुछ प्रोसेस कुछ परसेंटेज के लिए स्लो हो जाता है. पर मैं आपको यही कहूंगी, यही एडवाइस करूंगी, you should not lose hope in this case, especially the patient and their attendants. They should continue with their physiotherapy services as well as medicines जब तक patient fully independent नहीं हो जाता. So at the end मैं आप सबको यही कहूंगी, जो सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस में मैक्सिमम शेयर करें ताकि हम स्ट्रोक के अवेयरनेस को सोसाइटी में और बढ़ा सकें.